हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र बीपीएससी पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन की ये बुक है जो बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ आई हुई है वर्ष 2023 के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ष 2023 के बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ आई है। और इस बुक के अंदर जो है 1992 से लेकर 2022 तक के, यानी बोले तो 38वीं बीपीएससी से लेकर 67वीं बीपीएससी तक के पेपर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और ये पेपर जो होते हैं ये सारे सब्जेक्ट वाइज इस पेपर को इंक्लूड किया जाता है। आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा पेपर जो होता है ये सब्जेक्ट वाइज इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और इसके अंदर जो है भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल यानी विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था की हम लोग अगर बात करते हैं और फिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ तक जो है इन सारे टॉपिक का वीडियो जो है मैं बनाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। और ये सारे वीडियो जो है ये फास्ट रिवीजन मोड में है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, आपके समय को बचाएगा ये वीडियो। ये बच्चों के डिमांड पे मैंने बनाया है। तो अगर आपने इन वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये है रसायन विज्ञान का। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान का सेशन। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये रसायन विज्ञान का पेपर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये पहला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का, कह रहा है कि कौन सा एक तत्व नहीं है। तो गैस जो है एक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, कह रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो द्रव्यमान संख्या जो होगा वो 38 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड्स, आप इसको इस एलिमेंट को देख रहे हैं ये प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड्स है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बोल रहा है कि ज्ञात करने के लिए। तो ये होता है हमारा मास नंबर होता है, ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर होता है। और मास नंबर में से जब हम एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हमारा बचता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमारा 148 है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो द्रव्यमान संख्या में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फैराडे स्थिरांक जो है ये सार्वभौमिक स्थिरांक है। किसका पीएच मान 7 है। तो देखिए उदासीन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है यानी न्यूट्रल का, और न्यूट्रल ही होता है हमारा शुद्ध वाटर होता है तो इसका भी पीएच मान जो होता है 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किसका विलयन के पीएच मान जो है 7 से अधिक है। तो 7 से अधिक जो होता है ये क्षारीय का होता है यानी बेस का होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पानी का पीएच मान कितना है। तो पानी का पीएच मान जो है ये 7 है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये H+ आयन की जो सांद्रता होती है ये 1000 गुना कम हो जाएगी। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या है ये लाल द्रव्य है, ब्रोमीन जो है ये लाल द्रव्य है। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं तो बिल्डिंग के अंदर जो प्रयोग होने वाली जो गैस है ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है तो ये जस्ते के परत हम लोग चढ़ाते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं तो कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जो है ये सल्फोनेट होते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो देखिए अगर हम लोग मानव
पसीना की बात करते हैं तो मानव पसीना के अंदर जो होता है खनिज अम्ल और यूरिया मौजूद होते हैं। तो ये इसके अंदर जो एलिमेंट पाया जाता है वो हो जाता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सब तत्व जो है ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए लोहा है, जस्ता है, मैग्नीशियम है, ये सब पाए जाते हैं मानव के पसीना में। तो इसके हो जाएंगे उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएंगे। नीला थोथा का रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है, तो नीला थोथा का रासायनिक नाम जो है ये कॉपर सल्फेट है और यही होता है नीला थोथा। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4 5H2O। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु जो है ये प्लैटिनम है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है, किसका किसका है? अगर हम लोग स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो इसमें हम आयरन के साथ हम लोग इसमें कार्बन, निकेल और क्रोमियम मिक्स करते हैं, जिसके कारण जो है हमारा स्टेनलेस स्टील तैयार हो जाता है। तो आइए हम इसमें चेक करते हैं। लोहा है, निकेल है, ये भी है। इसके बाद है लोहा और क्रोमियम भी हम लोग मिक्स करते हैं। तांबा और क्रोमियम नहीं मिक्स करते हैं, ये नहीं मिक्स करते हैं। लोहा और जास्ता ये नहीं मिक्स करते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएंगे, इसलिए इसके ऑप्शन हो जाएंगे ई। अगला क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो ये क्या है? ये जिप्सम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ये क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है ये CaSO4 का ट्वाइस H2O होता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, ये क्या कहलाता है? तो ये एल्कीन कहलाता है। सिरके का रासायनिक नाम है। तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसेटिक अम्ल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो सिरके के अंदर जो होता है एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। खनिज यानी मिनरल क्या है? तो मिनरल जो है ये अकार्बनिक ठोस है। वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? तो ये विस्फोट जो था ये प्लूटोनियम किया गया था। नागासाकी की यहाँ बात कर रहा है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो ये प्राकृतिक तत्व में मिलता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है ये पोटेशियम है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है ये हाइड्रोजन है। आयोडीकृत लवण में रहता है तो ये पोटेशियम आयोडाइड होता है। खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? तो NaCl जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यानी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है तो ये है कार्बन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये है ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो देखिए इसके अंदर जो होता है LPG की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसके मुख्य घटक जो होते हैं ये ब्यूटेन है, प्रोपेन है। तो यहाँ पे आपको ब्यूटेन भी दिखाई दे रहा है, प्रोपेन भी दिखाई दे रहा है। तो ये इसके ऑप्शन हो जाएंगे ई। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बैकेलाइट जो है ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मिश्रण से बनता है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है ये वसा है, फैट है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो ग्रेफाइट और हीरा जो है वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर के ऊपर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है। तो देखिए अभी हमने बताया था एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों पाए जाते हैं, तो इसके हो जाएंगे ई ऑप्शन हो जाएंगे। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, ये सारे हैं। मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो हैं घटक हैं। अब इसके अंदर मुख्य घटक पूछ रहा है, तो मुख्य घटक जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ई दिया हुआ है तो हम ई के साथ ही जाएंगे। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो मुख्य घटक इसके अंदर भी ई ही हो जाएगा ऑप्शन। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल और डीजल जब अधूरा जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इससे उत्पन्न होता है। साबुन ग्रीज को हटाता है। तो साबुन जो है ये पैसीकरण के द्वारा ग्रीज को हटाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 से मिलाप करना है और सही उत्तर को चुनना है हमें। तो आइए हम लोग देखते हैं सूची 1 सूची 2 से मिलाप करके। एस्पार्टम की बात करते हैं तो एस्पार्टम जो है ये कृत्रिम मधुरक है, एस्पार्टम यानी 3 हो जाएगा। फ्रेयॉन की बात अगर हम लोग करते हैं तो फ्रेयॉन जो होगा ये प्रशीतक है, यानी जो कूलिंग, ये फ्रेयॉन जो है ये कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है, कूलिंग गैस। नियोप्रीन है ये संश्लेषित रबर है। और बेनाड्रिल जो है ये प्रतिहिस्टेमीन है, बेनाड्रिल, तो इसके हो जाएंगे 2। इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे सी 3 4 1 2। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एस्पार्टम जो है ये कृत्रिम मधुरक है, फ्रेयॉन जो है प्रशीतक है और नियोप्रीन जो है ये संश्लेषित रबर है, बेनाड्रिल जो है ये प्रतिहिस्टीमीन है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 की मात्रा जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। अगर हम लोग अम्ल वर्षा की बात कर लेते हैं तो इसके मुख्य कारण जो होते हैं कारखाना से, पेट्रोल से और ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कोयला जलाने से जो होती है, इसके कारण जो होता है अम्ल वर्षा होता है। तो यहाँ पे देखिए कारखाना भी दिया हुआ है, कोयला जलाने से भी दिया हुआ है, पेट्रोल भी दिया हुआ है, तो इन सब से जो होती है अम्ल वर्षा होती है। और अम्ल वर्षा का अगर हम लोग मुख्य कारण मतलब घटक कहते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है ये, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से उत्सर्जन होने वाली वर्षा को ही हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ जो होता है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने के पानी में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसके कारण से दूधिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का जो मुख्य घटक है ये चूना पत्थर है। यहाँ पे देखिए मुख्य घटक की बात कर रहा है तो मुख्य घटक जो है ये चूना पत्थर है, लेकिन सीमेंट के अंदर जो होता है चूना पत्थर, सिलिका, ये सब भी पाए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ई सही होना चाहिए। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो एक कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो कार्बन जो है देखिए हीरा में भी कार्बन है, कोयला तो कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे सख्त यानी हार्ड कौन है? सबसे हार्ड, तो सबसे हार्ड हो जाता है हीरा। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? तो यह है सोडियम बेंजोएट। पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु जो है ये पारद युक्त
मिश्र धातु होती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है तो ये है मीथेन। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो सामान्य ताप पर जो है ये पारा जो है ये द्रव्य है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापतन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन कहते हैं। पित्तल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाले धुआं को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये धुआं होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू के अंदर जो होते हैं ये साइट्रिक अम्ल के कारण होता है नींबू खट्टा। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, मोनोऑक्साइड भी निकलता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी गैस निकलता है। सल्फ देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है, लिखा हुआ भी है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। तो इनमें से ये सब हो जाएंगे। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम जो है ये प्राप्त होता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका कारण क्या है? इसके अंदर जो होता है क्लोरीन के कारण। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। आप यहाँ पे इस रिएक्शन को देख सकते हैं। सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को अगर हम लोग घोलने की बात करते हैं तो सोने को जो है ये एक्वा रेजिया के अंदर घोला जाता है, एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया जो होता है ये नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो इसका आयतन है ये 1:3 का रेशियो के अंदर होता है। तो इसीलिए इस प्रश्न में कोई सही नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक्वा रेजिया है नहीं, और यहाँ पे जो है एक्वा रेजिया यानी कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये भी नहीं आपको दिया हुआ है। एक यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसमें से कौन सा सही लगाएंगे? जबकि ये दोनों का रेशियो के अंदर घोला जाता है सोना को, तो इसीलिए यहाँ पे कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है ये कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन है? तो वह धातु है तांबा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, देखिए ये एस्टर है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये चोक हो जाते हैं, एलपीजी के द्वारा ये चोक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा जो है ये हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए विरंजक चूर्ण की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है, तो ये सही है। ये ऑक्सीकारक है, तो ये भी सही है। ये तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लोरीन को निष्कासित कर रहा है रिएक्शन से, तो ये भी सही है। यानी जल में अधिक विलय होता है, ये गलत है। विरंजक चूर्ण जो है जल में अधिक विलय नहीं होता है। जस्ते से एक आयतन भाग जिसका घनत्व आपको इतना दिया हुआ है, इसके दो आयतन भाग तांबा है, इसका घनत्व जो है इतना दिया हुआ है, मिलाने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व कितना होगा? देखिए एक आयतन भाग की बात कर रहा है तो ये 7100। एक आयतन भाग की बात कर रहा है किसका? जस्ते का एक आयतन भाग की बात कर रहा है तो 7100। और यहाँ पे जो है आपको जो है तांबा का दो भाग की बात कर रहा है, यहाँ पे दो भाग की बात कर रहा है, तो 89 × 2 अगर हम लोग कर देते हैं तो ये हो जाता है 17800। तो यहाँ पे हो जाएगा 17800। तो जब आप इसको जोड़ेंगे, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 24,900, और इसको जो है हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कुछ 8300 के आसपास में आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में
तो ये हो जाता है बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्टेनलेस स्टील जो है ये किसका किसका मिश्र धातु है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन का ये मिश्र धातु है। तो इसमें से कोई नहीं है, यानी देखिए यहाँ पे लोहा निकल नहीं होगा, लोहे तो क्रोमियम हो जाएगा, तांबा क्रोमियम नहीं होगा, लोहा जस्ता हो जाएगा, जस्ता नहीं सॉरी हाँ लोहा निक्केल हो जाएगा, यहाँ पे लोहा निक्केल हो जाएगा, लोहा क्रोमियम हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे ई। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। देखिए यहाँ पे बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसके साथ जा सकते हैं, लोहा क्रोमियम। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आप हमेशा देखते हुए जाइएगा। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक अवशेष होता है। तो ऋणात्मक अवशेष जो होता है ये बीटा कण के अंदर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन धातु तत्वों के लिए होता है। तो ये होता है आपका 2882। CO का समूह, CO समूह का आबंध क्रम क्या है। तो CO समूह का जो आबंध क्रम है ये है 3। इसको निकालना पड़ता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी 4। आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, और यहाँ पे 2 + 2 हो जाएंगे 4। सल्फर हेक्सोफ्लोराइड अणु का आकार होता है। तो ये होता है अष्टफलकीय। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो देखिए ये हो जाएगा XH4। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो बेंजीन जो होता है इसके अंदर सिग्मा और पाई बंध 12 और 3 होगा। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। किस परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। दूध उदाहरण है एक, दूध जो है ये कोलाइड का भी उदाहरण है और ये इमल्सन का भी उदाहरण है। तो बी और सी इसके दोनों हो जाएंगे। अल्कोहलिक खमीर यानी फर्मेंटेशन का आखिरी प्रोडक्ट क्या है। तो फर्मेंटेशन का जो आखिरी प्रोडक्ट होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल। और आप इसको भी याद रखिएगा, ये जाइमेज के द्वारा इसको इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ से पूछ भी रहा है, देखिए ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। तो वो एंजाइम है जाइमेज। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो बनता है इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो यूरिया के अंदर जो उपस्थित होने वाले तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। डिटर्जेंट क्या है। डिटर्जेंट जो है ये एक शोधन अभिकर्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो ये है वनस्पति तेल। पीतल में कौन कौन सी धातु होती है। तो पीतल के अंदर जो होता है ये कॉपर और जिंक पाया जाता है। इन दोनों धातु के मिश्रण से पीतल बनाया जाता है, कॉपर और जिंक यानी तांबा और जस्ता के मिश्रण से। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है। तो ये है बेसिक और एसिडिक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ये उपरोक्त में से सभी अल्फा किरण, अल्फा बीटा और गामा किरण जो है ये उत्सर्जित करता है रेडियो पदार्थ। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह नाइट्रोजन है। वायु एक मिश्रण है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो ये है एलिथ्रीन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट है। हास्य गैस क्या है। हास्य गैस जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से
किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। यहाँ पे कुछ मिलान करना है, तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं इस मिलान को। अगर हम लोग त्वचा कैंसर की बात करते हैं तो पराबैंगनी किरण से हम त्वचा कैंसर होता है, तो इसका हो जाएगा 2। अगर हम लोग बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण का, तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के अंदर मेजर किया जाता है, तो इसका हो जाएगा 3। और अगर वैश्विक तापमान की बात करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है वैश्विक तापमान वृद्धि होता है। ओजोन छिद्र की बात करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो होता है, CFC के कारण जो होता है, ये ओजोन छिद्र हो रहा है। तो इसके हो जाएंगे 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1, यानी बी हो जाएंगे इसके आंसर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं त्वचा कैंसर जो होता है पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण जो होता है डेसिबल में मेजर किया जाता है। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ता है। और ओजोन छिद्र जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन के अंदर छिद्र हो जाता है। तो इसी के साथ जो है रसायन का आप यहाँ पे देख रहे थे, रसायन का 109 क्वेश्चन जो है यहीं पे एंड होता है। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।